हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। देखिए, अब कूलम्स लॉ हम लोग इसके पहले लेक्चर में देखे हुए हैं, तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि इसमें वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ की क्या ज़रूरत पड़ी, वेक्टर फॉर्म की क्या ज़रूरत पड़ी। तो हम लोग जरा पहले इसको समझें। इसके पीछे अंदर की बात यह है कि कूलम्स लॉ क्या देता है, फोर्स देता है। कूलम्स लॉ किसकी बात करता है? किसी भी दो चार्ज के बीच फोर्स की बात करता है, चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे फोर्स ऑफ रिपल्सन हो, बात फोर्स की करता है। और फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब यहाँ पर देखिए, इस वजह से इसके वेक्टर कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि यहाँ पर जो हम कूलम्स लॉ के अनुसार जानते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कोई भी दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², यह जो है ये इसका मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। लेकिन यहाँ पर हमको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, और इसलिए इसमें वेक्टर फॉर्म की आवश्यकता है। जरा और समझिए बढ़िया से। जैसे मान लीजिए कोई भी दो चार्ज है, सपोज ये Q1 है और यहाँ पर ये Q2 है। यही फिगर यहाँ भी हम बनाए हुए हैं, इसलिए इसको यहाँ पर समझिए, तो फिर यहाँ पर समझने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पर कोई भी चार्ज, ये Q1 है और ये चार्ज Q2 है। मान लीजिए अब यहाँ पर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये सपोज r है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बताइए कि इसके कारण जो इस पर फोर्स लगेगा, पहले तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डायरेक्शन को देखना होगा, ठीक है, कि इसके कारण जो इस पर फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, किधर लगेगा। तो चूंकि यहाँ पर यह भी प्लस चार्ज ले रहे हैं और ये भी प्लस चार्ज ले रहे हैं, तो इसके कारण फोर्स इस पर किधर लगेगा? इधर लगेगा, रिपल्सन होगा। तो यहाँ पर फोर्स लगेगा इधर, और इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q2, और ये किसके कारण? ये Q1 चार्ज है, तो ड्यू टू Q1, ये 1 इंडिकेशन दिया और यहाँ पर ये F21 लिखा, ठीक है। फिर इसी तरह से हम ये कहें कि Q2 के कारण Q1 पर जो फोर्स लगेगा ये किधर लगेगा? तो नेचुरली ये भी प्लस है, ये भी प्लस, तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा, तो ये किधर जाएगा? देखो, जिस पर फोर्स पूछें, सोचना यह है कि वो किधर जाएगा या जाना चाहेगा, ठीक है। जिस पर फोर्स पूछा जाए तो आप ये वहाँ पर देखना है, ये सोचना है कि वो चार्ज किधर जाएगा या जाना चाहेगा। इस तरह से उसको समझना है। जैसे अगर हम इस पर पूछते हैं Q1 पर, तो Q1 किधर जाएगा या जाना चाहेगा, तो ये किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो इसलिए हम इसको जो इंडिकेट करते हैं, फोर्स ऑन चार्ज Q1, ये 1 इंडिकेशन दिया, किसके कारण? 2 के कारण, तो यहाँ पर ये F12। तब यहाँ पर देखिए, अब यह दोनों जो फोर्स है, क्या इस दोनों फोर्स को हम इक्वल लिख सकते हैं? क्या इस दोनों फोर्स को हम इक्वल लिख सकते हैं, F21 को और F12 को? तो साहब इसका आंसर है बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, बराबर नहीं लिख सकते हैं। इसलिए कि यहाँ पर जो F21 होगा माइनस F12 के बराबर होगा, इसलिए कि दोनों का जो डायरेक्शन है ये क्या है? बिल्कुल अलग अलग है। इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है। जैसे वेक्टर में हम लोग पढ़े हुए हैं, क्लास 11 में यहाँ पढ़े थे कि जैसे मान लीजिए कोई भी दो वेक्टर अगर हम बात करें, कि जैसे अगर ये वेक्टर A है और कोई भी दूसरा वेक्टर B है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन देखिए ये अलग है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, तो क्या हम कह सकते हैं कि वेक्टर A और वेक्टर B बराबर है? बोले साहब, क्या ऐसा कह सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि वेक्टर A और वेक्टर B बराबर है, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। तो क्या कहना होगा कि वेक्टर A माइनस वेक्टर B के बराबर है? बराबर बिल्कुल नहीं है, बल्कि माइनस वेक्टर B के बराबर है। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। मान लीजिए सपोज कि अगर दोनों फोर्स है, यह भी 10 न्यूटन हो जाए, ये 10 न्यूटन हो जाए और यह भी 10 न्यूटन हो जाए, क्या कहेंगे कि दोनों बराबर है? कोई भी वेक्टर बराबर तभी होता है जबकि उसका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो
और डायरेक्शन भी बराबर हो। मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो तो वो बराबर नहीं होगा, डायरेक्शन भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर इसी वजह से वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर नहीं है, बल्कि हमको कहना होगा कि वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। क्या कहना पड़ेगा? वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। तो उसी तरह से वेक्टर F21 इक्वल टू माइनस वेक्टर 1 2। तो यहाँ पर इस बात को देखना है। तो इसी वजह से जो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ की ज़रूरत पड़ी, और इसका बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में एप्लीकेशन होता है। फिर से सुनिए, हमने कहा किसी भी चार्ज पर अगर फोर्स की बात हो, जिस चार्ज पर पूछा जाए तो ये देखना है कि वो चार्ज किधर जाएगा या किधर जाना चाहेगा। आई बात समझ में? एक इन्फॉर्मेशन देते हैं आप लोग को कि इसके पहले के लेक्चर में एक जगह हमने कूलम्ब्स जो लिखा तो उसमें बी जो है वो छूट गया है, वो स्लिप ऑफ पेन कहिए, स्लिप ऑफ चॉक, तो उसको आप अगर लिखे हैं तो उसको ठीक कर लीजिएगा। एक जगह, बाकी सब जगह सही है। कूलम्ब्स के स्पेलिंग में एक जगह बी छूट गया है, ठीक है। तो ये बात समझ गए कि क्यों वेक्टर फॉर्म की हम बात करते हैं। अब यहाँ देखिए इसका जो प्रॉब्लम में किस तरह से एप्लीकेशन होता है, जरा इसको भी हम समझें। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर भी चार्ज है सपोज Q, यहाँ पर भी चार्ज है Q, और यहाँ पर भी चार्ज है Q मान लीजिए, और यहाँ पर चार्ज है सपोज कैपिटल Q, यहाँ पर चार्ज आ गया कैपिटल Q। इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर पूछा जाए कि इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, ये देखिए अपने आप में कई क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप कि अपने आप में कम से कम 20-25 क्वेश्चन ये है। या हर जगह ये क्वेश्चन हम लोग वेक्टर में भी पढ़े हुए हैं, और यहाँ इलेक्ट्रोस्टैट में भी, मैग्नेट में भी, ग्रेविटेशन में भी, ये सभी जगह के लिए है। इसलिए ध्यान से देखिए, और ये शुरू से कह रहे हैं कि पूरे फिजिक्स में दो ही मेजर कॉन्सेप्ट है, ये बार बार हम कहते हैं, एक वेक्टर कॉन्सेप्ट और दूसरा वेरिएबल कॉन्सेप्ट। और कूलम्ब्स लॉ जो है यहाँ पर फोर्स की बात करता है, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से यहाँ पर वेक्टर कॉन्सेप्ट लागू होगा। तो हमने कहा ये एक एग्जांपल दे रहे हैं कि किस तरह से इसका एप्लीकेशन होता है। मान लीजिए कि कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ भी चार्ज Q है, यहाँ भी चार्ज Q है, यहाँ भी चार्ज Q है, और यहाँ पर चार्ज कैपिटल Q है। हम अगर इस पर पूछें कि क्या रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, तो हम लोग वेक्टर में बनाए हुए हैं क्वेश्चन को, लेकिन देखिए यहाँ पर ये कूलम्ब्स लॉ का क्वेश्चन हो गया। ग्रेविटेशन में भी हम बनाए हुए हैं क्वेश्चन को, मैग्नेट में भी जाकर के बनाएंगे क्वेश्चन को। मैग्नेट की बात करेंगे, वहाँ पर पोल स्ट्रेंथ डाल देंगे। ग्रेविटेशन में क्या करते हैं, मास डाल देते हैं। वेक्टर की बात करते हैं, कोई भी वेक्टर ले लेते हैं, मोमेंटम ले सकते हैं। तब यहाँ पर देखिए, ये बताइए कि इसके कारण जिस पर फोर्स लगेगा किधर लगेगा, इधर लगेगा। ये मान लेते हैं F1, चूँकि ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो ये किधर जाएगा, रिपल्सन होगा, इधर जाएगा। फिर बताइए कि इसके कारण जिस पर फोर्स लगेगा ये किधर जाएगा, ये इधर जाएगा। फिर इसके कारण जिस पर फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, ये इधर लग जाएगा। तो हमने कहा है कि ये किधर जाएगा, इसके कारण, तो ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो रिपल्सन होगा। और रिपल्सन होता है तो दूर भागता है, अट्रैक्शन होगा तो उसके पास जाना चाहेगा। अब इतना तो समझ ही सकते हो, जवान आदमी हो, है ना। तो जब अट्रैक्शन होता है तो उसके पास जाना चाहता है, और रिपल्सन होता है तो दूर जाना चाहता है। बात समझ गए? हाँ, ये बात तो समझ गए सर, ठीक बात है। तो आइए, तो जैसे समझिए बात समझ में आनी चाहिए। तो ये F1 इधर, F2 इधर, और इधर आपका F3 हो गया। अब जरा बताइए तो कि इस चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा। तो जरा सोचिए, तो हम ये क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, और इसका आंसर भी आप बता सकते हैं साहब। देखिए ये तीनों फोर्स जो है, तीनों फोर्स आपस में कितने एंगल पर लग रहा है, 120 डिग्री के एंगल पर लग रहा है। तीनों फोर्स आपस में 120 डिग्री के एंगल पर लग रहा है। तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा, 0 होगा। ये हम लोग वेक्टर में पढ़े हुए हैं, वेक्टर में शुरू में पढ़े हुए हैं, और हर टॉपिक में इस टाइप का आपका क्वेश्चन है। और याद भी रखिएगा, कोई भी 3 वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड का अगर 120 डिग्री के एंगल पर काम करता है साहब, तो रिजल्टेंट कितना होगा उसका, 0 होगा। कोई भी 3 वेक्टर, चाहे वो फोर्स वेक्टर हो, वेलोसिटी वेक्टर हो, मोमेंटम वेक्टर हो, जो भी वेक्टर हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो,
तो यहाँ पर कोई भी तीन वेक्टर अगर 120 डिग्री के एंगल पर काम करता है तो रिजल्टेंट कितना होगा, 0 होगा। तो इसका आंसर कितना हो गया साहब, 0। और ये आंसर इसका कैसे निकला, जब हमने फोर्स का डायरेक्शन देखा। अगर फोर्स का डायरेक्शन अगर हम गलत ले लेंगे तो क्या ये क्वेश्चन कभी बनेगा, क्या नहीं बनेगा। बात समझ में आया। तो इसलिए फोर्स के डायरेक्शन को देखना जरूरी है। तो ये बात तो हुई कि यहाँ पर वेक्टर फॉर्म की हम बात क्यों करते हैं, इसका क्या वेक्टर कॉन्सेप्ट है, इसमें क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर अब आइए वेक्टर फॉर्म को, यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है, अब आइए हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। और ये जो अभी बताया इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अब आइए यहाँ से हम लोग को लिखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या है। तो आइए इसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ है क्या, तो यही कंसेप्ट यहाँ पर भी लागू होगा। अब जरा ये देखिए, यह जो डायग्राम दिया गया है, समझिए थोड़ा इसको, इस डायग्राम को समझने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर एक चार्ज है Q1 और यहाँ पर एक चार्ज है Q2। तो ये बताइए, ये Q1 है, ये Q2 है, और दोनों ही पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है। तो इसके कारण जो इस पर फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, रिपल्सन होगा तो इधर लगेगा। तो यहाँ पर इस फोर्स को हम इंडिकेट कर रहे हैं। हमने कहा कि इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स दोनों को हम बराबर नहीं कह सकते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर जरूर है लेकिन डायरेक्शन बराबर नहीं है। यहाँ पर जो डायरेक्शन आप देख रहे हो, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो मैग्नीट्यूड बराबर होने से कोई भी फोर्स बराबर नहीं हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको जो हम इंडिकेट कर रहे हैं F21, समझना ऐसे है कि फोर्स ऑन F2 मतलब Q2 पर 1 के कारण, F21 है कि आपका फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। F21 जो हम इंडिकेट कर रहे हैं साहब, यहाँ पर ये ऐसे समझना, F21 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। तो ये इंडिकेशन हुआ कि Q1 के कारण इस पर फोर्स, यहाँ पर हमने F21 लिया। फिर उसी तरह से यहाँ पर इस चार्ज पर फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Q, इसको इंडिकेट किया किससे, F12 से, उसी तरह से है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस दोनों के बीच डिस्टेंस R है। तो जब हम कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं तो अब यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, फिर डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर वाली बात आ गई। अब तो डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर Q1 से Q2 का डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये अलग होगा, और Q2 से Q1 का डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये अलग होगा। क्यों अलग होगा, तो डायरेक्शन के कारण अलग होगा। तो यहाँ पर जो है Q1 से Q2 का जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मान रहे हैं R21, मतलब Q2 का समझिए डिस्प्लेसमेंट Q1 के रेस्पेक्ट में, Q21 हो गया R21। और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं Q1 का, Q2 के रेस्पेक्ट में हम इसको लिख रहे हैं R12, मतलब समझे। तो इसको R21 और इसको R12 अलग अलग क्यों लिए, तो डिस्प्लेसमेंट है। हालांकि यहाँ भी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, इसमें कोई शक नहीं, यहाँ भी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, दोनों डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर। लेकिन फर्क है इसलिए कि वेक्टर क्वांटिटी है और हम इसके वेक्टर फॉर्म पर ही बात करने जा रहे हैं, इसलिए इसको समझना निहायत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, तो ये समझ गए कि R21 क्या है और R12 क्या है, ये बात अब क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखिए F12 और F21 ये क्लियर हुआ। तो जरा अब हम यहाँ पर फिर देखें, अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, तो आप इसको क्या लिखेंगे, F21। अब यहाँ पर वेक्टर दे रहे हैं और इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होगा 1/4πε0, ये तो कांस्टेंट है। हालांकि हम एयर के लिए बात कर रहे हैं इस वजह से यहाँ पर ε0 ले रहे हैं। तो Q1 Q2 और नीचे अब यहाँ पर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, तो दोनों के बीच का जो यहाँ पर डिस्टेंस है, ऐसे तो मैग्नीट्यूड आ रही है, लेकिन यहाँ पर जब हम Q2 की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, R21 लेंगे।
और ऐसे हम लोग जनरल फॉर्मूला अगर हम लेते हैं तो R2 स्क्वायर या R स्क्वायर, चूंकि R12 या R21 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, जैसे F21 जो हुआ, अभी तक इसमें कहीं कोई वेक्टर सिंबल तो नहीं है, अभी तक इसमें कोई वेक्टर सिंबल नहीं है, तो इसको वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर जो यूनिट वेक्टर है, तो यहां पर देखिए हम इस पर ले रहे हैं, तो यहां पर यह जो है क्या है साहब, R21 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, यूनिट वेक्टर से। तो इस पर एक कैप डाल दिया तो ये यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई हो गया। देखिए साहब, कोई भी किसी भी वेक्टर को अगर हम यहां पर यूनिट वेक्टर लगा देते हैं तो ये ऑलरेडी क्या होता है, वेक्टर बन जाता है। ये यूनिट वेक्टर का काम है। और वेक्टर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको पता है कि जब किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिलेगा। याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर का ये डिफिनेशन ही है। जैसे यूनिट वेक्टर अगर हम f लेते हैं तो वेक्टर f अपॉन मॉड f, वेक्टर f अपॉन मॉड f। तो यहां देखिए, अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये यूनिट वेक्टर है। हम अगर यूनिट वेक्टर को फिर हम लिखना चाहें, R21 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या बोले, अगर हम किसी भी वेक्टर को R21 को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, R21 का मैग्नीट्यूड, तो ये इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो इसके बदले हम ये चीज भी लिख सकते हैं। तो कितना लिख सकते हैं जरा देखिए, तो F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहां पर जो है R21 ये यूनिट वेक्टर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R21 वेक्टर और अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ये बराबर है, और ये कितने के बराबर है, तो इसके मैग्नीट्यूड R के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो अब यहां पर फिर ध्यान दीजिए, ये R21 है वेक्टर फॉर्म में, R21 वेक्टर फॉर्म में। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब इसको हम R भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका R3, और यहां जो है इसको लिखेंगे R21 वेक्टर फॉर्म। तो यह जो होगा यह कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हुआ। और ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही यहां पर यह वेक्टर फॉर्म आ गया और यहां पर जब हमने वेक्टर यूज किया, यहां पर जब हमने वेक्टर यूज किया तो यहां पर अब R3 आ गया। यहां क्या आ गया आपका, R3 आ गया। और फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसा भी, ध्यान दीजिए, F21 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर Q1 Q2। अब चूंकि आपको ये पता है कि यहां पर R21 का मैग्नीट्यूड R के बराबर है, तो अगर हम 21 के रूप में ये लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं R21 का क्यूब, और यहां पर ये R21 वेक्टर, ये वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पर ये क्या हुआ कि इसके कारण इस पर ये फोर्स निकला और इसका वेक्टर फॉर्म। और इसी तरह से अगर हम इस पर पूछें फोर्स इसके कारण कितना होगा, इस पर पूछें कि इसके कारण फोर्स कितना होगा, ठीक है, तो यहां पर क्या फिर से बदल जाएगा, इंडिकेशन है ना, इंडिकेशन बदल जाएगा। क्या बदलेगा, तो यहां पर 2 पर 1 के कारण ले रहे हैं और यहां पर ये 1 पर 2 के कारण हो जाएगा, खाली इंडिकेशन बदलेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 में कोई परिवर्तन नहीं। अब यहां पर R21 है तो ये R12 हो जाएगा, R12 हो जाएगा, और यहां पर R21 है तो यहां भी ये R12 हो जाएगा, बाकी क्यूब अपने जगह पर। तो यहां पर ये जो है इसका फिर वेक्टर फॉर्म हो गया। ये जो हुआ इस चार्ज पर, Q1 चार्ज पर, किसके कारण,
Q2 के कारण हो गया, Q1 चार्ज पर Q2 के कारण। तो यहाँ पर जो है, तो ये इसका जो है वेक्टर फॉर्म हुआ। फिर से एक बार देखिए यहाँ पर F21 का क्या मतलब हुआ, F21 का क्या मतलब हुआ, इस चार्ज पर फोर्स इसके कारण। और F12 का क्या मतलब हुआ कि Q1 पर फोर्स किसके कारण, Q2 के कारण। तो इसलिए खाली यहाँ पर इंडिकेशन चेंज हुआ। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ इसी डायग्राम की इसमें जरूरत है, ये वाला जो ये, बाकी इसको आप हटा भी सकते हैं, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं। यहाँ पर जो है ये सिर्फ इतने का काम है, आपको इस डायग्राम से आप काम चला सकते हैं, इधर का कोई काम नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको इसलिए दे दिए कि ज्यादातर किताब में या कुछ किताब में कहें कि इसको R1 R2 मतलब पोजीशन वेक्टर इसको कंसीडर किया गया, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। कुछ किताब में जैसे R1 और R2 ये इसका पोजीशन वेक्टर लिया गया है, तो वहां पर इस R को जो है लिखा जा सकता है, R को दिया जा सकता है, R इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके लिए अगर हम बात करेंगे, जैसे यहां से ये हो गया, यहां से ये हो गया, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। इसलिए अगर R21 की बात करेंगे साहब, देखिए दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, है ना। और थोड़ा बढ़िया से समझिए, ये तो लिख लिया, हालांकि यहां तक आपका ये सफिशिएंट है, इससे आगे अब इस फॉर्म में देना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर देना अगर हो, सपोज जरा इसे समझे, इसको यहां तक आपका वेक्टर फॉर्म सफिशिएंट है, लेकिन आपको लगे कि अगर R1 R2 के टर्म में देना हो, तो यहां जरा देखिए दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, मतलब R1 प्लस R21 इक्वल टू कितना, R2 हो गया साहब। तो R21 कितने के बराबर हो जाएगा, R2 माइनस R1। तो बस इसका यही काम है कि R21 को साहब आप लिख सकते हैं, R21 देखिए यहां पर है, तो इसको R2 माइनस R1 भी लिखा जा सकता है। तो यहां पर देखिए F21 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 नीचे R21 मतलब R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, और ये वेक्टर है। R21 को ऐसा लिखा और पावर 3 है, क्यूब हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद ये R21 अपने जगह पर, फिर R21 ये देखिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1, यहां पर ये V वेक्टर। तो इस तरह से लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत है। फिर अगर आपके मन में ऐसा हो जाए, अगर इधर से इसको लेना हो जैसे इस फॉर्म में, हालांकि किसी एक फॉर्म की जरूरत है, ठीक है, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, इधर से चलिए देखिए वेक्टर का जो हिसाब है, ये तीर इधर है ऐसे, तो R2 इसके हिसाब से क्या हो जाएगा जरा देखिए, तो R2 प्लस R12 कितने के बराबर हो जाएगा साहब, R1 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर R12 को अगर लिखना हो तो R1 माइनस R2 लिख सकते हैं, मतलब सिर्फ R12 के स्थान पर, फिर यहां जो हम लिखे हैं R12 इसके स्थान पर R1 माइनस R2 वेक्टर, और ऊपर भी R12 के स्थान पर जो है R1 माइनस R2 वेक्टर को लगा देना है, ठीक है। तो ये इसका मोर देन सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन हो गया। अब इससे ज्यादा की इसमें जरूरत कोई नहीं है, आप यहां तक वेक्टर फॉर्म छोड़ सकते हैं। लेकिन R1 R2 मतलब पोजीशन वेक्टर के टर्म में कई किताब में दिया हुआ है कि अगर पोजीशन वेक्टर के टर्म में देना हो आपको, तो यहाँ पर इसको R1 मान लीजिए, इस चार्ज का डिस्टेंस चूंकि Q1 है तो इसको हम मान लेते हैं यहाँ से R1, और इसको हम मान लेते हैं यहाँ से R2, ठीक है। और फिर एक बार देखिए यह जो है ये मैग्नीट्यूड है R, जब इधर से लेंगे तो R21 माना, जब इधर से लेंगे डायरेक्शन तो R12 माना, ठीक है। तो अगर पोजीशन वेक्टर के टर्म में देना हो तो देखिए ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, दिस वेक्टर, डायरेक्शन देखिए इसका ऐसे चले, इसका तीर इधर, और ये हो जाएगा फिर रिजल्टेंट वेक्टर। तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, है ना। और अगर इसको हम लेंगे ऐसे, ये देखिए ये इसका तीर इधर है, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, ये नीचे वाला जो लिया गया है, देखिए R2 प्लस R12 इक्वल टू ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर यहां पर हो जाएगा। तो इसलिए R12 इक्वल टू R1 माइनस R2,
तो इस तरह से जो है हम लोग वेक्टर फॉर्म को लेते हैं। और हमने कहा कि वेक्टर फॉर्म का इंपॉर्टेंस क्यों है, इसलिए कि कूलम्ब्स लॉ में हम लोग फोर्स की बात करते हैं, और फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इस वजह से इसमें वेक्टर कॉन्सेप्ट को तो लेना ही होगा, वेक्टर कॉन्सेप्ट को लेना होगा। जरा देखें कि इसका और एप्लीकेशन कैसे होता है, जरा देखिए। सपोज ये समझ गए आप लोग, तो इसको पॉज करके लिख सकते हैं, जो ऑनलाइन है वो भी लिख लीजिए। फिर जरा देखिए, इसलिए कि डायरेक्शन को देखना जो है वो निहायत जरूरी है। अगर डायरेक्शन गलत हो गया तो वैसे स्थिति में किसी भी सूरत में फिर आपका प्रॉब्लम सही नहीं हो सकता है, इसलिए डायरेक्शन को तो देखना ही होगा। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं ठीक से, तो फिर ग्रेविटेशन का भी क्वेश्चन बनेगा और मैग्नेटिज्म का भी क्वेश्चन बनेगा। इलेक्ट्रोस्टैट, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिज्म, तीनों का थ्योरी, तीनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही सिमिलर है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, बस सिमिलरिटी 100% है, सेम नहीं है, सिमिलर कॉन्सेप्ट होगा। बहुत सारा क्वेश्चन ग्रेविटेशन में, मैग्नेट में, इलेक्ट्रोस्टैट में कॉमन क्वेश्चन है। देखिए जैसे मान लीजिए, फिर अगर हम ये कहें, देखिए इसका एप्लीकेशन कैसे होता है वेक्टर का। सपोज जैसे अगर हम ये कहते हैं कि ये चार्ज Q1 है, या Q मान लेते हैं इसको भी, ये भी Q और ये भी Q। अब यहाँ देखो, ये मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सभी क्या होगा, 60 होगा। और अगर इस पर पूछा जाए फोर्स, इस पर पूछा जाए, बाकी दो के कारण निकालना है। सपोज इस पर पूछा जाए बाकी दो के कारण, तो सबसे पहले तो डायरेक्शन देखना होगा। अगर डायरेक्शन हम नहीं देखेंगे, डायरेक्शन अगर गलत होगा तो फिर पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए डायरेक्शन को तो ध्यान में किसी भी सूरत में रखना ही होगा। देखिए जैसे इसके कारण हम पूछें कि इस पर फोर्स किधर लगेगा, तो इसके कारण इधर लगेगा। फिर इसके कारण पूछें कि इस पर फोर्स किधर लगेगा, तो इसके कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा, रिपल्सन होगा, चूंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सन होगा। और इतना तो पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, रिपल्सन होता है। जवान आदमी हो, इतना तो समझ ही सकते हो कि जैसे मान लो अगर ये पॉजिटिव है तो इसके कारण क्या होगा, ये इधर जाएगा। फिर अगर हम ये कहें कि अगर हम इसको निगेटिव ले लें, तो फिर इसके कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, है ना। तो चलिए अब यहाँ पर मान लेते हैं हम इसको निगेटिव है, जरा बताइए तो कि इसके कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो मान लेते हैं ये सपोज F1 है और यहाँ पर ये मान लेते हैं F2 है। अब यहाँ पर दोनों के बीच के एंगल की भी जरूरत पड़ेगी। जब भी हम पहले तो ये F1 हो गया ये समझे, ये F2 हो गया ये समझे। अब यहाँ पर अगर नेट फोर्स निकालना है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए। अब तो ये समझ गए कि दो वेक्टर हमारे पास आया, दो फोर्स आया, एक F1 आया और एक F2 आया। अब करना क्या है, इसका तो रिजल्टेंट निकालना है। क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, अब जो वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास Fr का वो लगा देंगे। तो रूट अंडर मॉड ऑफ F1 का स्क्वायर मॉड ऑफ F2 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 F1 F2 2 F1 F2। अब यहाँ पर देखो क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साहब बोलो तो, दोनों के बीच का एंगल कॉस कितना है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 120 होगा, तो कॉस 120। तो यहाँ पर फिर देखिए वेक्टर का फॉर्मूला रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2 F1 F2 कॉस थीटा 2 F1 F2 कॉस थीटा। तो ये लगा देना F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। ये सब मैग्नीट्यूड है, तो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड लेना। कॉस 120 कितना होता है साहब, माइनस हाफ हो गया, तो ये इससे साफ हो गया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस F1 F2 है, तो यहाँ पर ये माइनस F1 F2। और इसमें ध्यान देने वाली बात अब यह है कि इसके कारण यहाँ पर फोर्स या इसके कारण यहाँ पर फोर्स, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो बराबर होगा,
इसलिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो भी हम इसको डिस्टेंस मान लें, सपोज हम इसको x मान लें या जो मान लें, तो डिस्टेंस तो ये बराबर होगा। तो इसलिए जो है दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। तो F1 का मॉड और F2 का मॉड क्या होगा साहब, F1 का मॉड और F2 का मॉड क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जैसे ही बराबर होगा तो इसका तो मैदान साफ हो गया, तो रूट अंडर F1 का स्क्वायर, तो ये F1 ही हो गया, मतलब इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा, तो बस यही आपका आंसर होगा साहब। तो अब F1 का जो वैल्यू है, मतलब कोई एक, इसके कारण इस पर फोर्स कितना लगेगा जरा बताइए तो साहब। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको आप क्या मान सकते हैं, बाकी Q1 Q2 तो दोनों Q ही है, तो Q स्क्वायर और नीचे कितना डिस्टेंस स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, तो यही इसके लिए आंसर हो गया। अब ये बताइए कि अगर यहाँ पर हमको डायरेक्शन का ज्ञान नहीं होता, सपोज अगर आप डायरेक्शन नहीं जानते हैं या डायरेक्शन में गलती हो जाती है, तो क्या ये क्वेश्चन आपका किसी सूरत में सही होता, तो बिल्कुल नहीं। इसलिए अगर कूलम्ब्स लॉ के क्वेश्चन में अगर डायरेक्शन गलत करेंगे तो क्वेश्चन फिर निश्चित रूप से आपका गलत होगा, इसलिए डायरेक्शन का ध्यान रखना है। इसलिए इसमें वेक्टर की बात आती है, कूलम्ब्स लॉ फोर्स की का बात करता है और यहाँ पर वेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है। तो एक बार फिर हम कहते हैं पूरे फिजिक्स में दो ही मेजर कॉन्सेप्ट है, एक वेक्टर कॉन्सेप्ट और दूसरा वेरिएबल कॉन्सेप्ट, और इसका ज़बरदस्त ये टॉपिक आपका एग्जाम्पल है। इसमें वेक्टर कॉन्सेप्ट भी होगा और वेरिएबल कॉन्सेप्ट पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। और फिर से एक बार सुनिए, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन बनाते हैं तो ग्रेविटेशन का क्वेश्चन और मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन तीनों जो है बिल्कुल सिमिलर है, आराम से तीनों क्वेश्चन बनेगा। इवन कि कूलम्ब्स लॉ क्वेश्चन बनाते हैं तो आगे जो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलम्ब्स लॉ का क्वेश्चन और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको पहले लिख लीजिए और फिर इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, क्या कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन होता है। पहले इसको आप लिख लें, फिर हम जो है इस पर डिस्कस करने। देखिए अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन, कूलम्ब्स लॉ का किस तरह से एप्लीकेशन होता है। देखिए ये हमने पहले भी कहा, फिर सुन लीजिए। वास्तव में हमने कहा कि पूरे फिजिक्स में दो तरह का मेजर कॉन्सेप्ट है, एक वेक्टर कॉन्सेप्ट और दूसरा वेरिएबल कॉन्सेप्ट, और इसमें आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पर जो है कूलम्ब्स लॉ का क्या एप्लीकेशन है और ये प्रॉब्लम से रिलेटेड एप्लीकेशन है कि किस तरह से प्रॉब्लम इसका एप्लीकेशन होता है, इनडायरेक्ट प्रॉब्लम, और कैसे एप्लीकेशन होता है प्रॉब्लम में। पहले तो कूलम्ब्स लॉ फोर्स की बात करता है। अब यहाँ पर देखिए इसमें एक बहुत ही खूबसूरत टाइप का क्वेश्चन बनता है कि इफ टू सिमिलर आइडेंटिकल चार्ज इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, किसी भी पॉइंट से दो सिमिलर आइडेंटिकल चार्ज को अगर सस्पेंड कर दिया जाए, तो जरा सोचिए सिमिलर आइडेंटिकल चार्ज को अगर हम सस्पेंड कर देते हैं, जैसे मान लीजिए, और एक ही जगह से जब सस्पेंड करेंगे तो इस दोनों चार्ज में होगा क्या, सिमिलर है और आइडेंटिकल है। तो जैसे मान लीजिए दो चार्ज है और सिमिलर यहाँ लटका दिया इसको, तो क्या होगा, दोनों में रिपल्सन होगा, और जब रिपल्सन होगा तो यह ऐसे हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, तुरंत ये जो है हट जाएगा। यहाँ पर ये दोनों चार्ज का फाइनल जो है ये इस तरह का सिचुएशन हो जाएगा, ये ऐसे हट जाएगा, और यहाँ पर जो है ऐसा सिचुएशन यहाँ पर बनेगा। देखिए ये चार्ज यहाँ पर आ गया और ये चार्ज यहाँ पर आ गया, दोनों किसी सर्टेन एंगल पर जा करके अस्थिर हो गया। फिर मन में हो सकता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि यह और एकदम यहाँ चला जाता और ये यहाँ चला जाता, तो इसका कारण यह है कि बॉडी का वेट भी तो लग रहा है, बॉडी का वेट भी लग रहा है। तो इस वजह से प्रैक्टिकल तौर पर क्या होगा कि ये किसी सर्टेन एंगल पर, जैसे मान लीजिए अगर ये भी थीटा और ये थीटा है, तो दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा आपका 2 थीटा हो गया, और किसी सर्टेन एंगल पर मान लीजिए 2 थीटा आपका ये एंगल है और इस पर इस तरह से जाकर के ये अस्थिर हो गया। तो यहाँ पर ये बताइए कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, अल्टरनेट एंगल, ये थीटा है तो ये थीटा होगा। अब यहाँ देखिए अगर ये टी है तो ये कितना होगा, टी कॉस थीटा होगा, और ये कितना हो जाएगा इधर टी साइन थीटा होगा। उसी तरह से
अब यहाँ देखिए, ये समझ गए, ये थीटा है, ये टी है, तो ये टी कॉस थीटा हो गया। थीटा की तरफ कंपोनेंट हम लोग क्या लेते हैं, कॉस लेते हैं, और फिर इधर क्या हो गया, ये साइन थीटा हो गया। तो यहाँ पर जो है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इसके कारण क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इसके कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। कितना लगेगा, तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 दोनों चार्ज बराबर है, इसलिए क्यू स्क्वायर हो गया। और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये हम मान लेते हैं कि सपोज r है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान रहे हैं, r मान रहे हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस r मान रहे हैं, तो आर स्क्वायर हो गया। देखिए, तो जिस तरह से यहाँ पर फोर्स लगा और mg तो नीचे लगेगा ही, तो उसी तरह से यहाँ भी लगेगा। ये अगर t है, ये थीटा है, तो इधर कितना हो जाएगा, t cos थीटा लगेगा, और इधर कितना हो जाएगा, t sin थीटा। फिर कारण वही, ये थीटा है तो ये थीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो ये t cos थीटा, इधर t sin थीटा, इधर mg, और इधर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहिए या कोलम्बियन फोर्स जो लगेगा F इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वर्क करेगा। अब देखिए, यहाँ जो जो फोर्स लगा वही फोर्स तो आपका यहाँ भी लगा, इसलिए दोनों जगह बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। आप एक जगह से भी काम चला सकते हैं। कल सिर्फ यहीं पर फोर्स डायग्राम बना लीजिए, या प्रैक्टिस के लिए आप दोनों जगह बनाइए, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो यहाँ पर लगेगा वही आपका यहाँ भी लगेगा। इसमें कोई अलग कॉन्सेप्ट फिर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान देने वाली बात कि अब इसमें जो फिजिक्स लगेगा, पहले तो फोर्स डायग्राम इस तरह से तोड़ लेना है। और हमने कहा कि ये दोनों ही चार्ज फिर तो अस्थिर हो जाता है किसी सर्टेन डिस्टेंस पर जा करके। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये चार्ज भी बैलेंसिंग कंडीशन में है, और यहाँ पर ये चार्ज भी जो है यह भी बैलेंसिंग कंडीशन में है। तो किसी भी चार्ज पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लगेगा। जैसे ये चार्ज की बात करें तो ये चार्ज भी बैलेंसिंग कंडीशन में है, इसमें भी सभी फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगा, सभी फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगा। तो अब यहाँ पर देखिए, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस करेगा, इधर वाला फोर्स इधर वाले फोर्स को बैलेंस करेगा। तो इधर आपके पास क्या है, टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा यहाँ पर किसके बराबर होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो इन द बैलेंसिंग कंडीशन, बैलेंसिंग कहिए या इक्विलिब्रियम, बात एक ही है, बैलेंसिंग या इक्विलिब्रियम कंडीशन, बैलेंसिंग कहें या इक्विलिब्रियम कहें, बात एक ही है। तो टी साइन थीटा इक्वल टू कितना, के स्क्वायर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। फिर यहाँ पर टी कॉस थीटा की बात करें, कितना हो जाएगा साहब, mg। तो यहाँ देखिए, ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और ये मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। और कहा जाए तो इसमें फिजिक्स मात्र यही दो इक्वेशन है, बाकी फिर इसमें जो है कई क्वेश्चन है, लेकिन फिजिक्स आपका यही दो इक्वेशन है। फिजिक्स इसमें इतना ही है कि ऊपर वाला नीचे वाले को बैलेंस करेगा, इधर वाला जो टी साइन थीटा है वो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को बैलेंस करेगा। तो फिजिक्स इसका इतना ही है। उसके बाद अब इसमें क्वेश्चन कई बन सकता है, ये क्लियर हो गया। पहले तो कई क्वेश्चन बन सकता है। पहले तो इक्वेशन फर्स्ट में हम सेकेंड को डिवाइड कर दें, तो इससे थीटा का वैल्यू हमको मिल जाएगा कि कितना एंगल पर यहाँ पर जो है ये बैलेंसिंग की बात होगी, ठीक है। तो डिवाइडिंग 1/2, एक में दो को डिवाइड कर लिया जाए तो क्या होगा साहब, टी साइन थीटा नीचे टी कॉस थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ पर ये mg आ गया। कोई तकलीफ इसमें? तो यहाँ देखिए टी खत्म हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होगा साहब, टेन थीटा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो यहाँ देखिए ये कितने के बराबर हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर mg, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर mg। तो यहाँ पर ये टेन थीटा की बात हुई, और के का वैल्यू आप फाइनली लास्ट में बैठा दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप पुट कर सकते हैं। और हम एयर की ही बात कर रहे हैं, जब तक कोई क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो तो यहाँ पर हम एयर की बात करेंगे, ठीक है। और अगर किसी भी मीडियम की बात होगी तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो ये एप्सिलॉन हो जाएगा, ये आपको पता है, या आप के भी रहने दे सकते हैं। तो अगर थीटा की बात करें तो थीटा आपका यहाँ पर कितना मिल जाएगा, tan इनवर्स के
क्यू स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर एम जी। तो इससे आपका कई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो आपके पास यहाँ पर यह थीटा मिल गया। फिर जैसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि स्ट्रिंग में क्या टेंशन होगा, क्या टेंशन होगा स्ट्रिंग में, तो इसमें कई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थीटा पूछा जा सकता है। फिर यही अगर मान लीजिए कि आर ही पूछता, दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो आर स्क्वायर को इधर कर लेते, बाकी हम इधर कर लेते, है ना। मान लीजिए अगर सपोज आर स्क्वायर की बात होती तो आर स्क्वायर इधर कर लेते, तो के क्यू स्क्वायर नीचे यहाँ पर क्या हो जाता साहब, आर स्क्वायर इधर देखिए, आर स्क्वायर इधर, टेन थीटा इधर आ जाएगा, तो एम जी टेन थीटा, यह हो गया। तो आर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा साहब, आर स्क्वायर इतना आया, के क्यू स्क्वायर एम जी टेन थीटा, और आर की बात करेंगे तो के स्क्वायर के क्यू स्क्वायर एम जी टेन थीटा, और उसके बाद क्या करेंगे, इस पर पावर हाफ दे देंगे या रूट दे देंगे, तो यहाँ पर आर का वैल्यू निकल गया। तो इस तरह से इसमें कुछ भी पूछा जा सकता था, इसका आंसर हम कर सकते हैं। फिगर बोलिए इसमें क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। बच्चे ऑनलाइन भी क्लास का एंजॉय कर रहे हैं, जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो भी अपना लिखते जाइए, ठीक है। तो यहाँ देखिए साहब, यहाँ जो है अब इसमें जो एक और मेजर क्वेश्चन बनता है वो ये होता है कि यहाँ पर टेंशन क्या होगा। अगर क्वेश्चन पूछे क्या टेंशन होगा, फॉर टेंशन, देखिए अगर टेंशन आपको निकालना तो टेंशन क्या है, फोर्स है। टेंशन इज नथिंग, इट इज ए फोर्स। टेंशन क्या है, एक फोर्स है और कुछ नहीं है। तो इस दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग और एडिंग कर दीजिए। फॉर टेंशन, और टेंशन क्या है, हमने कहा फोर्स है, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा साहब जरा बोलिए तो, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायरिंग और एडिंग करना है तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर कितने के बराबर हो जाएगा, टी क्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर ये एम जी का स्क्वायर, एम जी का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर यहाँ पर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर कितना हो गया देखिए, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर ये एम जी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर की बात करें, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है साहब, 1 होता है। बिल्कुल सही, टी स्क्वायर यहाँ पर बचा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया साहब, 1 हो गया। तो ये तो आपका 1 हो गया, तो ये सिर्फ टी स्क्वायर हुआ, कितने के बराबर, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पर ये एम जी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा टारगेट इसमें क्या था, टेंशन का, टेंशन निकालना। तब यहाँ पर देखिए के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और एम जी का स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर होगा। टी की बात करें तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पावर हाफ दे दीजिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये इसके लिए फाइनल आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर टेंशन क्या होगा। तो इसमें हम लोग कई क्वेश्चन को देखें कि क्या टेंशन होगा, क्या थीटा होगा, क्या डिस्टेंस होगा, इवन चार्ज का वैल्यू पूछा जा सकता था, मास का वैल्यू पूछा जा सकता था। तो बस इसमें कंसेप्ट यही है कि जो यहाँ पर फोर्स डायग्राम हम लोग लिए, बैलेंसिंग कंडीशन में नेट फोर्स किसी भी चार्ज पर नहीं लगेगा, इसलिए ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस करेगा, इधर वाला फोर्स इधर वाले फोर्स को बैलेंस करेगा। तो यहाँ पर जो है फोर्स डायग्राम को तोड़ देना है, और उसके बाद फिर आराम से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहले तो यहाँ पर हमने क्या कहा था कि जैसे अगर किसी भी चार्ज को, सिमिलर चार्ज है और उसको एक ही जगह से रखा जाए, एक ही जगह पर रखा जाए और लटका दिया जाए, यही इसका हमने हेडिंग भी दिया था, वो इफ टू सिमिलर आइडेंटिकल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। अब यहाँ पर हम देंगे फिर जिसमें और दूसरा बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि सिमिलर चार्ज नहीं देंगे, अब यहाँ क्या लिखेंगे, डिसिमिलर, मतलब अपोजिट नेचर का चार्ज होगा, और बॉडी आइडेंटिकल होगा लेकिन चार्ज अपोजिट होगा। तो उसमें क्या सिचुएशन बनेगा, उसमें देखिए क्या सिचुएशन बनेगा, यह भी सिमिलर है, तो पहले इसको लिख लीजिए,
फिर हम जो है उस पर भी बात करते हैं। पहले इसको लिख लीजिए। तो आइए अब देखिए, पहले तो हमने इसके पहले जो डिस्कस किया था अभी उसमें लिया था कि सिमिलर आइडेंटिकल चार्ज, और अब हम यहाँ पर ले रहे हैं कि अगर कोई भी दो डिसिमिलर आइडेंटिकल चार्ज हो और यहाँ पर जो लटका दिया गया हो, अब यहाँ पर ये चेंज करेंगे, सेम पॉइंट से नहीं होगा, फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट, ये अब चेंज होगा। इसके पहले लिया था सेम पॉइंट से, अब यहाँ पर जो है इसको डिफरेंट पॉइंट से लटकाएंगे, तो ये फर्क। फिर सुनिए, हमने इसके पहले जो डिस्कस किया वो ये था कि दो सिमिलर चार्ज को लटकाया कहाँ से, सेम पॉइंट से, तो उसमें क्या हुआ था, रिपल्सन हुआ, और इस तरह का सिचुएशन उसमें बन गया। रिपल्सन की वजह से जो है ऐसे किसी सर्टेन डिस्टेंस पर जाकर के ये अस्थिर हो गया। अब यहाँ पर जो है डिसिमिलर चार्ज हम ले रहे हैं, डिसिमिलर आइडेंटिकल चार्ज और सस्पेंडेड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर फिर क्या होगा, अगर डिसिमिलर चार्ज है और यहाँ पर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसको ए से लटकाया और इसको यहाँ पर बी से लटकाया, तो ये लटकाया तो ये तो ऐसे था यहाँ पर पहले, यहाँ पर भी ये इस तरह से ये लटका हुआ था। लेकिन अब होगा क्या स्थिति, जब यहाँ पर डिसिमिलर चार्ज को जब हम लटकाएंगे, ऐसे मान लीजिए कि लटका हुआ है और डिसिमिलर चार्ज है, तो क्या सिचुएशन होगा, दोनों आपस में अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, सट जाएगा दोनों, है ना। अट्रैक्शन होगा तो दोनों आपस में सट जाएगा, सटेगा कि नहीं, दोनों आपस में सट जाएगा जब अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर भी जो है जब अट्रैक्शन होगा तो ये देखिए दोनों सटा, इस तरह से यहाँ पर ये अट्रैक्शन हुआ, तो अब ये जो चार्ज है यहाँ पर आ गया और ये जो चार्ज है ये आपका यहाँ पर आ गया, इस तरह से अट्रैक्शन की वजह से। और मान लीजिए कि जो है थीटा एंगल से ये इधर यहाँ पर आया और यह भी ये थीटा एंगल से आएगा, क्या एंगल सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, बोलिए। तो बिल्कुल जब आइडेंटिकल है लेकिन अपोजिट चार्ज है, तो ये जितने एंगल से ये इधर आएगा उतना ही एंगल से ये भी इधर जाएगा, जितना एंगल से ये इधर आएगा उतना एंगल से ये भी इधर आएगा, तो नेचुरली ये दोनों एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, ये टी हो गया, टेंशन यहाँ पर टी है, तो देखिए ये थीटा है तो फिर ये थीटा हो गया, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, देखिए इधर टी कॉस थीटा इधर, टी साइन थीटा इधर, और नीचे की तरफ वेट जो है वो तो लगेगा ही। अब दोनों में अट्रैक्शन होगा तो यहाँ पर जो कोलम्बियन फोर्स होगा वो कितना लगेगा, F = K(Q²/R²), चूंकि Q1 Q2 होता है लेकिन चार्ज तो आइडेंटिकल है, चार्ज क्या है, आइडेंटिकल है, तो यहाँ पर K(Q²/R²) आइडेंटिकल है लेकिन अपोजिट है, तो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड की बात हम कर रहे हैं, और अपोजिट चार्ज इसीलिए तो यहाँ पर दोनों में अट्रैक्शन हुआ है, तो K(Q²/R²). तो फिर यहाँ पर कंसेप्ट तो वही हो गया साहब, और जो फोर्स डायग्राम इस पर होगा वही फोर्स डायग्राम इस पर होगा, कोई अलग फोर्स डायग्राम नहीं लगेगा, जो इस पर वही इस पर, इसलिए यहीं पर बनाए, इसलिए फिर यहाँ पर बनाएंगे तो फिगर थोड़ा सा ज़्यादा ये कचड़ा हो जाएगा, समझने में दिक्कत होगा। तो आप भी किसी एक पर बना सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ भी क्या होगा, बैलेंसिंग कंडीशन में फिजिक्स यहाँ पर यही है कि ये चार्ज पर कहीं कोई नेट फोर्स नहीं होगा, इसलिए कि फाइनली वो जाकर के तो अस्थिर हो गया, तो कोई भी किसी भी चार्ज पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो बैलेंसिंग कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो फिजिक्स इसका यही होगा कि ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस करेगा, इधर वाला फोर्स इधर वाले फोर्स को बैलेंस करेगा। तो इसलिए इन द बैलेंसिंग या इक्विलिब्रियम कंडीशन, बैलेंसिंग की बात करें या इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो फिर क्या स्थिति बनेगी साहब कि टी साइन थीटा इसको बैलेंस करेगा, किसको बैलेंस करेगा, देखिए तो टी साइन थीटा = कितना हो गया, K(Q²/R²). अब ये ध्यान देने वाली बात ये है कि वैसे तो यहाँ Q1 Q2 होता है लेकिन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए K(Q²/R²). और यहाँ पर ये जो R है इस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, ये नहीं समझिएगा कि यहाँ पर जो डिस्टेंस था वही रह जाएगा। यहाँ पर सपोज अगर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर था तो यहाँ पर हो सकता है कि डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर हो जाए, यहाँ पर हो सकता है कि मान लीजिए कि अगर 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो सकता है दोनों के बीच, इसलिए कि यहाँ तो डिफरेंट पॉइंट्स लटकाया गया और ये तो शुरू में ज़्यादा दूरी पर था और दोनों में क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। ठीक है, तो इस तरह से तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और फिर यहाँ पर जो है
ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस करेगा। मतलब टी कॉस थीटा कितने के बराबर होगा, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। ये मान लो इक्वेशन 2 हो गया। तब यहाँ पर देखो, फिर हम मेन आपका फिजिक्स यही है, अब इसमें हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए उसी तरह से जैसे हमने इसके पहले निकाला, अगर हम डिवाइड कर दें दोनों इक्वेशन को, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम जी। तो टी खत्म कर लीजिए यहाँ पे, तो साइन थीटा इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर ये एम जी। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, tan इनवर्स के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और एम जी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए जो फाइनल आंसर उसका था वही यहाँ पर भी आया। फिर जो चाहे आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज अब इसमें हम चार्ज ही आपसे पूछा जाए कि आखिर चार्ज का ही वैल्यू मान लीजिए अगर आपको बताना होता है कि चार्ज का वैल्यू कितना होगा, मान लीजिए आपसे पूछा जाए, तो यहाँ पर जो है सपोज यहाँ पर tan थीटा कितने के बराबर आया, एक बार हम फिर इसको लिख रहे हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी। तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर कितने के बराबर हो गया, क्यू स्क्वायर कितने के बराबर हो गया बोलो साहब, आर स्क्वायर एम जी tan थीटा क्यू स्क्वायर हो गया और अपॉन के। ये देखिए, तो अगर क्यू की बात करें फिर से देख लीजिए यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये इंटू है, इंटू एम जी, माइनस नहीं है। तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर कितने के बराबर हो गया, आर स्क्वायर एम जी tan थीटा अपॉन के। तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस पर हम रूट मार दें, आर स्क्वायर एम जी tan थीटा अपॉन के, और यहाँ पर रूट मार दें तो फिर ये इसके लिए आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, यहाँ भी अगर टेंशन पूछा जाए तो फिर स्क्वायरिंग और रेडिंग हो गया तो फिर आपको वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें फिर आंसर वही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये समझ गए, इसमें भी कॉन्सेप्ट वही है, फर्क ये था कि इसके पहले वाले में दोनों में रिपल्सन हो रहा था और इसमें क्या हो गया, दोनों में अट्रैक्शन हो गया। तो यह जो है यहाँ पर बेसिक डिफरेंस है। ये क्लियर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा चैनल इनोवेशन फिजिक्स बाय आर.के.जे. सर। तो चलिए ठीक है, आज इतना ही, फिर हम आगे वाले अगले दिन हम इस पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग इस पर वेरिएबल कंसेप्ट की बात करते हैं, उस पर भी बात करेंगे, और कूलम्ब्स लॉ का और ज़्यादा एप्लीकेशन और क्या अच्छा एप्लीकेशन होता है हम उस पर बात करेंगे। थैंक यू।